गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ विभव शुक्ला और मैं आज आपके सामने क्लास 12th के मैथ्स को पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेटेड टू सम क्वेरीज। मैंने देखा कि बहुत से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज मैं उनको चैप्टर 11 क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट से शुरुआत करते हुए रिलेशन फंक्शन की कुछ जानकारियाँ दूंगा। ठीक है, आइए आप हमारे साथ जुड़िए और चंद लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों में मोटिवेशन की बहुत कमी है। क्या पहली लाइन, जैसे एज यूजुअल मैंने हमेशा हर वीडियोस में बोला है क्या कि संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है। संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अच्छा, मज़ेदार बात देखिएगा, उठती हैं तलवारें जब इतिहास पुराना बनता है। उठती हैं तलवारें जब इतिहास पुराना बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे किससे? सेट से। ठीक है अर्पित जी, ध्यान से सुनिएगा, सेट क्या होता है क्या नहीं होता, आपको सब समझ में आएगा आराम से। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें आपके अपने लैंग्वेज में कि सेट्स क्या होता है, तो आप क्या बताओगे अपने ओन लैंग्वेज में? डिफाइन अगाथा, व्हाट इज सेट इन योर ओन लैंग्वेज? डोंट ओपन द कॉपी। सेट क्या होता है? जैसे तुम ये क्लास देख रहे हो, इस क्लासेस में हर चीज एकदम डिफाइंड मैनर में रखी हुई कि नहीं रखी हुई? ऐसा थोड़ी ना कि टेबल यहाँ रखी है, टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो जब किसी व्यवस्थित क्रम में कोई चीज़ रखी रहती है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, समझ रहे हैं? खुद आ गया ना सर, ऐसे ही आता है। देखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज, अभी लिखिएगा मत, मैं मौका दूंगा आपको, अभी आपसे समझिए। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं अर्पित जी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं, आप बता सकते हो? हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट हर किसी के लिए सेम हो, जैसे रिवर्स होंगी सर, नंबर्स होंगे, अल्फाबेट होंगे, क्यों अर्पित जी? अच्छा, माउंटेन्स होंगे। अच्छा अर्पित जी, हम एक चीज पूछें अगर आपसे कि क्या कोई ऐसी चीज है जो सेट नहीं है? दुनिया में कोई ऐसी चीज तो होगी जो सेट नहीं होगी। यह मतलब जैसे भी आपने कहा ना कि सेट वो होता है जो सबके लिए सेम होता है, ईच एंड एवरीबॉडी हैज द सेम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, देन इट इज नोन एज सेट। मानते हो ना ये चीज? तो अगर था कोई ऐसी किताब बंद, कोई ऐसी चीज होगी जो सेट नहीं होगी, या हो सकता है हमारे लिए अलग हो, आपके लिए वो चीज अलग हो। है कोई ऐसी चीज? क्या? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं कहना चाह रहा हूं। पहले आइए जानते हैं कि सेट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है अर्पित जी, आप अच्छे से करिए, सब आएगा। ठीक है, देखिए सेट्स क्या क्या होते हैं ये जानिए। क्या? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर था वॉवेल क्या होता है बेटा? AEIOU कंफर्म? सोच लो। अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट हो सकता है सर? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये भी कह सकते हैं आप। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? एक एग्जांपल लॉन लेंगे, जैसे अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नहीं हो सकता? हाँ, सबके लिए तो सेम होगा सर। इन्फिनाइट है तो मतलब ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति आएगा वो इन्फिनाइट ही रहेगा, कि ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा अर्पित जी, समझ रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। समझ रहे हैं? जैसे बहुत अच्छे गुरुजी हुआ करते थे मेरे, वो मैथ में बड़ी अच्छी लाइन बोलते थे। क्या बोलते थे मालूम है?
कहते थे भाई साहब कि वो बहुत गुस्साते थे। ध्यान सुनो, बस 2 मिनट कहानी के बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। कहानियां इसलिए सुनाते सर ताकि बोर ना हो। वो एक कहानी सुनाते थे अगाथा जी कि जब मतलब जब उनकी क्लास में घुसो तो वो हड़काते थे, सबको डांटते थे। तो एक दिन हम घुसे तो हम थोड़ा सा डरपोक टाइप के इंसान थे। हमने कहा सर आप सबको डांटते हैं इसलिए आपकी क्लास करने का मन नहीं करता। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली, किसी शायर की थी क्या, किसी भी उसकी थी शायर की, उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली। क्या बोला मालूम है? ये नरम लहजा प्यारी बातें, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। ठीक है, माना हम अदब से बात नहीं करते पर मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। तो एक टीचर है तो टीचर की एक डिग्निटी होती है कि नहीं, हड़काएगा नहीं तो फिर टीचर लगेगा क्या? शेर दहाड़ना बंद करके शेर भौंकना शुरू कर दे तो प्रजाति बदल गई कि नहीं बदल गई? हम ये नहीं कहने शेर कुत्ता है, ये मत मानिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे कि सेट्स क्या नहीं होते हैं, क्या सेट नहीं होते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, देखना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बात समझ में आई अर्पित जी कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। सर कैसे? इसका पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपका, क्या? कलेक्शन, जो नहीं समझ में आएगा अर्पित जी पूछिएगा, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। बात समझ में आई सर कि मैथ में कुछ ऐसा होगा जो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, कुछ ऐसा होगा जो इनके लिए डिफिकल्ट होगा। मान लीजिए हमें मैट्रिसेस नहीं आती होगी, इन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी, आपको सर्किल नहीं आता होगा, तो यहां पर क्या हुआ? आपका जो सेट है वो बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। एक चीज और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और आप लोगों के थोड़े इंटरेस्ट की चीज है, क्या भाई? देखिए, कलेक्शन ऑफ आराम से पढ़ाएंगे अर्पित जी, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। बात समझ में आ गई सर? अच्छा, एक्टर तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे लिए निरहुआ है, मेरे लिए कौन है? निरहुआ होगा मेरे लिए, ठीक है? किसी के लिए भाई सलमान खान हो गया, किसी के लिए खेसारी लाल यादव हो गया, मान लो इनके लिए पवन सिंह हो गए, हमारे लिए निरहुआ हो गए, आपके लिए सलमान खान हो गए। तो अब क्या हो रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? यहाँ पे सेट बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? हाँ सर, एक चीज और। अच्छा, एक चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि कलेक्शन ऑफ भगवत गीता इन इंडिया, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कलेक्शन ऑफ भगवत गीता इन इंडिया, ये सेट है या नहीं है? है सर। कैसे? क्योंकि भगवत गीता सबके लिए सेम है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रीड, दोज हु आर नॉट दे कांट। इज दैट क्लियर? है क्लियर? लेकिन क्या भगवान सबके लिए सेट है? लेना चाहो तो भगवान में भी आओ ना। क्या भगवान सभी के लिए सेट है? हैं, लेकिन अलग अलग भगवान सबके लिए सेट नहीं है। सर ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे। भगवान सबके लिए सेट है। क्यों? क्योंकि भगवान को हर कोई मानता है, पर अलग अलग भगवान सबके लिए सेट। कोई हनुमान जी को मानता, कहता हम हनुमान जी को मानेंगे, कोई कहता हम दुर्गा माता को मानेंगे। तो क्या हुआ? भगवानों में हो गई चीजें। यहां तक मामला क्लियर हो गया? लिखना चाहते हैं लिख लीजिए 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। सर कोई बिना लोड लिए काम करना है सर, समझ रहे हैं? लोड लेना की जरूरत नहीं है, बाकी मैं हूं आपके साथ। चलिए, जो चीज नहीं समझ में आए आप तुरंत पूछिए सर, एकदम प्यार से चलेंगे, भागने का कोई इशू नहीं है, बहुत समय आराम से खत्म होगा। जितना पढ़ाया अर्पित जी समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए रूम ठंडा हो गया है। अगाथा जी पैदल आई हैं इतनी गर्मी में साइकिल से?
हाँ, साइकिल से कैसे आ गई इतनी गर्मी में? गर्मी नहीं लगी? वेरी गुड, हो गया। लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गई ना सर? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भगवान सबके लिए सेट है, पर अलग अलग भगवान सबके लिए अलग हैं। तो सेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, किसी को हनुमान जी पसंद है, किसी को नंदी बाबा पसंद है, नंदी बाबा भगवान है। भगवान से जुड़ी हर एक चीज भगवान होती है, याद रखिएगा। आप भी भगवान हैं, नहीं है? यस और नो? नो, वाह। तो अगर आप नो हैं तो फिर अहम ब्रह्मास्मि कौन है? मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही भगवान है, इसका मतलब आप भी भगवान है। बस प्रॉब्लम क्या है, आप बैठ के मैथ पढ़ रही हैं और भगवान को सब आता है। चलिए, हो गया? चलिए और आगे बढ़िए, रुकिए और आगे बढ़िए। चलिए, कहाँ था? हो गया, पूरा हो गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आपको एक चीज बताते हैं और अर्पित जी, जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। आइए देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा, एक चीज बताइए अर्पित जी हमको ध्यान से, ये क्या लिखा है? टेबुलर। टेबुलर मीन्स अ टैब। टैबलेट खाते हो दवाई की, तो वही टेबुलर फॉर्म हो गया। अच्छा, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताने चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ले लिया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें टेबुलर फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है? किस फॉर्म में बनाना है? टेबुलर फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में? ध्यान से देखिएगा। अब पहले मैं टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा हर एक चीज, घबराइएगा मत। AEIOU, क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें ये ए क्या होता है अर्पित जी? अगर मैं ये कह दूं कि आप कौन हैं, आप कहेंगे अर्पित जी। तो अर्पित तो बहुत हो सकते हैं, एक ही अर्पित तो होगा नहीं, लेकिन आगे आपका सरनेम वो अलग बनाता है। त्रिपाठी आपको अलग बनाना चाहिए। नाउ दिस इज अर्पित त्रिपाठी, तो पर्टिकुलर अर्पित त्रिपाठी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना सर? ऐसे ही किसी भी सेट के लिए ये उसका क्या होता है? नेम होता है। और इस नेम को सर किस फॉर्म में लिखा जाता है? नहीं समझ में आई? हाँ, अच्छा मजेदार बात देखिए, ये ए ही हो जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ABCD से लेकर जेड तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? सर ये क्या है? ये तो मालूम ही होगा। ये क्या है? ये है आपका कर्ली ब्रैकेट। समझ रहे हैं अर्पित जी? क्या है ये? कर्ली ब्रैकेट है। अच्छा, तो ये बताइए ये क्या है? AEIOU क्या है? वॉवेल्स है। लेकिन जब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, देन व्हाट इज दिस? तब इसको आप कह सकते हो एलिमेंट है। ये क्या है? या तो एलिमेंट बोल सकते हो आप, या इसको मेंबर्स बोल सकते हो आप, या इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप। तीनों चीज इसे कह सकते हो। बात नहीं क्लियर हुई? हो गई? नहीं हुई? हो गई। चलिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, लिख के दिखाइए आप लोग, तो मैं समझूं हुई। भाई हमको भी तो पता होना चाहिए कि हुआ कि नहीं। कलेक्शन ऑफ 10 इवन नेचुरल नंबर। चलिए अर्पित जी जरा इसको आप रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में करके दिखाइए। टेन इवन नेचुरल नंबर। हाँ लिखिए, सही है, लिखिए लिखिए, सही है, लिखिए। हाँ, 10 इवन नेचुरल नंबर अगर आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया?
अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल और होता है गाथा जी, क्या? अगर मान लीजिए एक लास्ट एग्जाम्पल इसमें और ले लूं, क्या? ध्यान से देखिएगा अर्पित जी, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन स्कूल, इस तरह की चीजें आए सेट में, तो इसको रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मान लीजिए मैंने इसको एस ले लिया, कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे SCHOL। एक बात याद रखिए कि जब भी वर्ड रिपीट होते हैं तो उसमें से कोई एक सिंगल वर्ड ही लिया जाता है। ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। लिख लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं आपके दूसरे फॉर्म पे। उस फॉर्म का नाम क्या है था? ये तो टेबुलर रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरे वाले का, हाँ, कॉपी नहीं खोलना, रिवीजन नहीं कर रही हो तुम। एक तो रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म हो गया, दूसरे को क्या कहते हैं? देखो रिवाइज करो जल्दी से। हाँ, इसको रिवाइज करती चलिए, क्योंकि मैथ बड़ी बेवफा, रात में पड़ी सवेरे सफा। मैथ उस गर्लफ्रेंड की तरह होती है जो एक समय के बाद रिश्तों को पुराना समझकर मक्खी की तरह चूसने लगती है इंसानों को। तो मैथ गर्लफ्रेंड नहीं है, मैथ को क्या बनाना है? वाइफ बनाना है, जिसका नारी एक परिधान होता है। नारी मतलब क्या होती है? जब वो किसी पुरुष के साथ में खड़ी होती है तो उसकी शोभा को बढ़ाती है, उसके दुख सुख को अपना दुख सुख मानकर आगे बढ़ाती है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मैथ को हमें वो मान के चलना है। चलिए, हो गया सर, ये वाला एग्जाम्पल हुआ। रुकिए, बड़ा डिस्टर्ब वाला मामला है। ये हो गया, ये भी हो गया। चलिए, अब हम लोग एक नए टॉपिक पे चलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है अर्पित जी, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है आइए जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं एग्जैक्टली वही चीज लेता हूं। क्या लेता हूं? वही एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिए। क्या? अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे? सर देखिए, इसको लिखने की कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस होगा। मान लीजिए मैंने वही ए मान लिया, इसमें मान लिया इज इक्वल्स टू, ये करली ब्रैकेट हो गया। हो गया सर? एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, इसमें एक चीज आपको जानने की बड़ी आवश्यकता है, जो कि मैं आपको चाह रहा हूं कि बता दूं अच्छे से। ठीक है, ये क्या है सर? वेरी गुड। ये क्या है? नेम है, नेम ऑफ सेट। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है। ये क्या है? ये आपका हो गया करली ब्रैकेट हो गया। मामला क्लियर हो गया? सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एलिमेंट्स नहीं है सर। इसको एलिमेंट कैसे कहेंगे? एलिमेंट तो ये चीजें होंगी ना, इसी को तो आप क्या बोलोगे? मेंबर्स बोलोगे। बात क्लियर हो गई? एलिमेंट बोलोगे, सिर्फ यही इतना पार्ट। ठीक है, और क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट बोलोगे। मामला क्लियर नहीं हुआ? हाँ, हो गया। देखिए सर, जो ये पॉइंट लगा है, ये पॉइंट, इसको तो कहते हैं सच दैट। वेरी गुड। और ये जो एक्स है सर, यही डिनोट कर रहा है सेट बिल्डर फॉर्म को, कि ये एक पर्टिकुलर सेट है इस वॉवेल्स का। बात नहीं समझ में आई? आई। जैसे अगर हम कहते हैं कि अर्पित त्रिपाठी हैं, आप कहां पढ़ते हो? तो आपने कहा तो फलाने स्कूल में पढ़ते हैं। तो अर्पित जी को ढूंढना कब आसान होगा? अर्पित जी को ढूंढ पाना कब आसान होगा? जब आप उस कॉलेज में जाके डायरेक्ट उस क्लास में चले जाइए। भाई अगर हम कहते हैं अर्पित जी पढ़ते हैं इलाहाबाद में, तुम झराव फुकाओ, पता नहीं कौन स्कूल में पढ़ते हैं, हमको क्या मालूम? अर्पित त्रिपाठी पता नहीं कितने होंगे, समझते हैं? लेकिन नहीं, अर्पित ने कहा कि नहीं, मैं सेंट जॉन्स में या सेंट जोसेफ में कहीं पढ़ता हूँ, XYZ स्कूल में। जहां स्कूल में इन्होंने बताया मैं वहां पहुंच गया। फिर भले उन्होंने सेक्शन नहीं बताया, क्लास 12 बताया, क्लास 12 क्लियर है। कितने सेक्शन होंगे? मैक्सिमम 4। चारों में मैं देख लूंगा, समझ में आ जाएगा। तो ये वही चीज है। बात समझ में आया सर? सेट समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हमेशा लेते आए हैं। एक एग्जाम्पल और ले, कौन सा ले लेगा था? चलो, अ कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर लेस देन 10 करके दिखाएंगे क्या इसको आप लोग? करिए। अ कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिए इसका हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x क्या हो जाएगा? इज अ स्मॉलेस्ट 5 नंबर, या स्मॉलेस्ट हटा दीजिए, अगर मान लीजिए स्मॉलेस्ट आप हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, इज अ 5 नेचुरल नंबर लेस देन 10। उठाना यहीं से होता है सर, इसी सेंटेंस से। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसमें और लेंगे, उसके बाद आपको 12 का टेस्ट देंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, चलिए x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये क्लियर हो गया मामला। अब देखिए इसमें एक और ले लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड इन एम्बुलेंस। चलिए करके दिखाइए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? इसको आपने क्या लिखा होगा? a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x क्या हो जाएगा? इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड इन एम्बुलेंस। क्लियर हो गया सर? ठीक है, अब हमको जरा ये बताइए कि आपको सेट का थोड़ा सा मामला क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, इक्वल सेट होता है, ये सब चीजें आपको पता है थोड़ा बहुत? हाँ, ये चीज आपको पता है। चलिए ठीक है, अब इसमें अगर हम आपसे थोड़ा रिलेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? रिलेशन। अगाथा जी, रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? जनरल भाषा में अगर तुमसे पूछे रिलेशन क्या होता है तो बताओगे, क्या बताओगे? इन अ जनरल लैंग्वेज, आम बोलचाल की भाषा में ये बताइए कि रिलेशन क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। रिलेशन को मतलब जो आप लोग हिंदी में जानते हैं उसे कहते हैं संबंध। वो माता का पिता से, पिता का बेटे से, बेटे का बहन से होता है ना, तो ये रिलेशन होता है सर। ऐसे ही रिलेशन एक सेट में भी होता है। सेट में कैसे रिलेशन होगा? मान लीजिए ए में दिया हुआ है 1 2 एंड 3 दिया है, और बी में दिया है 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या बताओगे? ए और बी का रिलेशन क्या होगा? भाई इसका रिलेशन ऐसे होगा, इस 1 का जो देख रहे हो 1 का रिलेशन 4 से भी बनेगा, 5 से भी बनेगा, और क्योंकि सर ऐसा थोड़ी ना है कि पिताजी हमारे पिताजी हमारे बहन के पिताजी नहीं है। ऐसा होता है क्या? जो हमारे पिताजी हैं वो जितनी संतानें होंगी सबके पिताजी हैं। तो वैसे ही मान लीजिए 1 पिताजी है, अब ये संतानें हैं सबके पिताजी हैं कि नहीं है सर? समझ में आई बात? तो इसका बन जाएगा 1 के 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, और 1 का 6 के साथ। मामला क्लियर हो गया। अब ऐसे ही फिर चले आइए 2 के साथ। अच्छा, 2 आपकी माता जी हो गई हैं। अब माता जी के ही तो संतान उनकी बेटे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे सर? अब आपके जो भैया जी होंगे वो आप ही के तो माता जी के बेटे होंगे ना। तो ऐसे ही रिलेशन इन तीनों के साथ भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, और 2 का 6 के साथ बनेगा ना सर? ऐसे ही रिलेशन 3 का भी बन जाएगा, 3 का 4 के साथ, 3 का
5 के साथ और 3 का 6 के साथ। मामला क्लियर हो गया? ये एक रिलेशन होता है। अच्छा, इस रिलेशन में जो ये आपका क्रॉस लगा होता है, क्रॉस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में नहीं आई? आ गई। जहां पे भी ये क्रॉस आप देखिएगा, अगर ए और बीच के बीच में संबंध या किसी भी दो सेट के बीच में अगर कोई रिलेशन बताया जा रहा है और वहां पर ये चीज आ जाए तो वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। मामला क्लियर हो गया? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सेट निकालिए तो आप कैसे निकालोगे? नहीं मालूम सर? अच्छा ये बताइए, अगर आपको ये निकालना पड़ा, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कैसे निकालेंगे आप? इसका एक फॉर्मूला होता है, बताया था, कहा था तुमको, 2 की पावर क्या बताया था? देखो ऐसे करेगी बच्ची ये, तो इसको तो आ चुका फिर मैथ। नहीं बताए हैं? नंबर ऑफ, देखो पूरा तुमको बताया है मैंने। क्या बताया है? नंबर ऑफ एलिमेंट ना, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बताया था मैंने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि नहीं? नहीं लिखी हो? देखो कहां है। लिखी हो? क्या लिखी हो? हाँ, समझ में आया? नंबर ऑफ एलिमेंट में कितने हैं भाई? 3A में है और 3B में है। टोटल को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 9। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हो गए? 9। अब जब आप इनको उसमें रखेंगे तो टोटल कितने बन के आएंगे? 9। बने भी हैं, दिखा दें? देख लीजिए, ये गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार सर पता नहीं कितने एलिमेंट बनेंगे, भुलाए गए सर, दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्या करिए, जितने एलिमेंट हैं ए और बी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने एलिमेंट टोटल बनेंगे या बिगड़ेंगे, आपको चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। बात क्लियर हो गई सर? चलिए, ये आपका एक मामला क्लियर हो गया रिलेशन का, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखिए, एक चीज और होती है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन और कोडोमेन। इसी कोडोमेन को सर एक चीज और कहते हैं, वेरी गुड, क्या कहते हैं? रेंज। मान लीजिए आपकी डोमेन x है और रेंज y है, हैं? अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। x को हमेशा पुट किया जाता है और y की वैल्यू आती है, हमेशा याद रखिएगा। डोमेन क्या होगा? डोमेन, यस, इसको प्री वैल्यू कह सकते हो। मतलब समझ रही हो कि वी पुट द वैल्यू ऑफ x, और जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यानी जिसका मान हम रखते हैं वो डोमेन कहलाता है, और उस मान को यानी उस वैल्यू को रखने के बाद जो आउटकम आता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। बात समझ में नहीं आई? आ गई बात समझ में? ये आपका हो गया डोमेन और कोडोमेन। इतना मामला सर क्लियर हो गया। अब आपको एक मोटी मोटी चीज बताएंगे, लेकिन उस पर चर्चा अगली बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मोटी मोटी चीज जो बताना चाहते हैं वो ये कि कितने प्रकार के रिलेशन आपके क्लास 12 में बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला क्या है? अर्पित जी, पहला क्या है? एम्प्टी रिलेशन इज एज कॉमन एज सेट। जैसे एम्प्टी सेट होता है वैसे ही एम्प्टी रिलेशन होता है। इसको डोनेट करते हैं फाई से। फाई से कैसे डिनोट होगा? मान लीजिए 2 सेट दिया है, ए दिया है 1 2 3, ठीक है, बी दिया है 6 7 8। क्या इसमें कोई मैच कर रहा है? कोई मैच कर रहा है सर? अगर मैं यहां रख दूं x इक्वल्स टू वाई की पावर 3, निकालिए, निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? निकल जाएगा? क्यों होगा था जी? निकलेगा ये?
नहीं निकलेगा ना। तो ये एम्बिटी रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया भाई। एक्स की वैल्यू अगर मान लो 1 भी रख देते हैं तो वाई की वैल्यू अब क्या रखोगे, वही रेंज रखोगे, क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी तो वाई की वैल्यू 1 का क्यूब यानी 1 ही तो आएगा। तो क्या 1 × 1 कहीं है क्या पूरे उसमें? तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया सर। ऐसे ही दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल। सर यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल। हमेशा याद रखिए यूनिवर्सल क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, अटल सत्य जिनको कहते हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। बात समझ में आ गया। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबे क्या बदल सकते हो? एक आठ ठो जोड़ दो अलग से। बुर्ज खलीफा जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते, वो अटल सत्य है कि नहीं है। तो ऐसे ही यूनिवर्सल है, मतलब कि दो सेट में जितनी चीजें रहेंगी सबको एक साथ मिला दो, वो यूनिवर्सल रिलेशन आपका कहलाता है। बात समझ में आ गई सर। इसको आप कैसे दर्शाते हैं ये आपको पता है ना, इस तरह से यूनियन के तौर पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए अब सिर्फ नाम लिखूंगा, उसके बारे में फिर नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। पहला सर होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है अर्पित जी। ये क्या होता है इसके बारे में आपको नेक्स्ट में जरूर बताऊंगा। दूसरा क्या होता है रिफ्लेक्सिव के बाद? सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक। तीसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव। वेरी गुड। तीसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव। और चौथा क्या होता है? इक्विवेलेंस। वेरी गुड। देखो इक्विवेलेंस में क्या होता है, इक्विवेलेंस में ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब रिफ्लेक्सिव में थोड़ा जान लो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है सर? पैरेलल वाला मेथड होता है। पैरेलल जानते हो, जैसे शीशा देखते हो तो तुम्हारा राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है कि नहीं दिखता? ऐसे ही रिफ्लेक्सिव में होता है सर। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा? ए ए, बी बी, सी सी। बात क्लियर हो गई। जहां पर इस तरह का सेट आपको दिख जाए, जैसे मान लीजिए 1 1 दिख जाए, 2 2 दिख जाए, 3 3 दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? अच्छा सिमेट्रिक में क्या होगा सर? सिमेट्रिक में हो जाएगा ए कॉमा बी, आगे क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए। सर देखिए पलट जाता है, यहां ए कॉमा बी था, यहां क्या हो गया? बी कॉमा ए। नहीं समझ में आया? हैं? आ गया। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ये है ना सर। ये ए कॉमा बी, ए कॉमा सी बना है ना। अब इनसे मिलता हुआ आपको एक तीसरा सेट मिलेगा जिसको आप कहेंगे ए कॉमा बी और क्या कहा ए बी, बी सी और फिर ए सी बन जाएगा। नहीं समझे अर्पित जी? ए कॉमा बी बना, बी कॉमा सी बना, और फिर इन दोनों के उससे एक ठो नया निकल कर आया जिसको कहेंगे ए कॉमा सी। और इक्विवेलेंस में क्या होगा? ये सारी प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट में आ जाएंगी सर। बात समझ में आ गया। इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव किस में बताया था? फंक्शंस में बताया था। वहां पे चलेंगे तो उसकी बात करेंगे, और आपको जो चीज बतानी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है तो बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया सर? नोट करना है? कर लीजिए नोट, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा। कहां से करना है? रिलेशन से करेंगे? कर लीजिए रिलेशन से नोट। ये है रिलेशन, यहां से कर लीजिए। समझ में नहीं आया अर्पित जी? ज्यादा तेज तो नहीं भागे, क्योंकि मेरी एक बड़ी गंदी आदत है सर, हम चलते चलते पता नहीं कब स्पीड पकड़ ले, हमें कुछ क्लियर नहीं होता, इसलिए बड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है। तो आप सभी जितने बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं उन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज मन लगाकर सभी लोग पढ़िए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी चैप्टर, यू आर फ्री टू आस्क मी विद द हेल्प ऑफ YouTube मोड, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी। ओके बेटा, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और जय श्री राम। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।